गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों हमारी ये तांडव सीरीज चल रही है जिसमें हम आपके लिए दोस्तों ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई से रिलेटेड जीके और जीएस के क्वेश्चन हम आपके लिए इस वीडियो में कराते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो है दोस्तों आरआरबी जेई से रिलेटेड, जो कि आपका 16/12/2024 का थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर है। तो चलिए दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और देखिए दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन के फॉर्म चल रहे हैं जिसकी लास्ट डेट है दोस्तों 28 जुलाई। तो अभी तक जिन स्टूडेंटों ने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है वो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर दें। और मैंने पीछे वीडियो बनाई हुई है कि आपको किस जोन में अप्लाई करना है, किस में नहीं करना है, किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं हर ट्रेड की, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट सूचना दोस्तों कि मैंने एक पोल डाला हुआ है साइको से रिलेटेड हर बैटरी का। तो वहाँ पर आप जाकर दोस्तों उस पोस्ट में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने नहीं किए। हर बैटरी में आप अपने जो हैं अटेम्प्ट क्वेश्चन बताएं, ताकि दोस्तों एक अच्छा और बेहतर एनालिसिस मैं आपके लिए साइको के लिए कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। और हमारा पेपर मैंने आपके लिए बता ही दिया है, जेई का पेपर है, थर्ड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें 1/3 की नेगेटिव रहती है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो देखिए दोस्तों इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, ये रहा कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म के पृष्ठों के साथ उनकी अन्योन्य क्रिया का परिणाम क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, प्रकाश अपरिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था सह संयोजक अणुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों सह संयोजक अणु जो होते हैं उनमें दुर्बल अंतर अणुक बल जो होता है वो कम होता है, सॉरी दोस्तों ज़्यादा होता है। यानी दोस्तों उनके जो अणु होते हैं उन पदार्थों के, उनमें क्या है दोस्तों, जो बल होता है जो एक दूसरे को बांधे हुए रखने का कार्य करता है वह बहुत कम होता है। तो इसीलिए दोस्तों उनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोध समान हों, मान लीजिए प्रत्येक का मान R हो, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपके लिए 2 फॉर्मूले आपके लिए बता चुका था। जब भी श्रेणी क्रम में पूछा जाए तो आपको डायरेक्टली उन संख्याओं को जोड़ देना है जो प्रतिरोध दिए गए हों। और जब समांतर क्रम में पूछा जाए जैसे कि 2, 4, 6 ये इस प्रकार से है, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 इस प्रकार से आपको जोड़ लेना है और इसको सॉल्व करके उल्टा कर देना है। और उल्टा करने पर जो आपका प्रतिरोध आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में पूछा है तो 2R होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था किसी स्थिति में लेंस ठीक 1 का आवर्धन उत्पन्न करेगा, मतलब किस स्थिति में जो है लेंस जो है 1 आवर्धन उत्पन्न करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो हमेशा आपको याद रखना है जब वस्तु को फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर रखा जाता है तो उस समय आवर्धन 1 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस धातु की नम वायु में संक्षारित होने की संभावना सबसे कम होती है। इनमें से तो सबसे कम संक्षारित यानी जंग लगने की जो संभावना होती है उसमें वो होती है सबसे कम दोस्तों कॉपर में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में अवतल दर्पण की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी परिवर्तित होती है वो होती है दोस्तों फोकस दूरी किसी भी माध्यम में परिवर्तित नहीं होती। यानी दोस्तों फोकस दूरी जो होती है वो किसी भी माध्यम में परिवर्तित नहीं होती है। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
यहाँ आपसे पूछा गया है एक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा डैश होती है। तो जो धारा प्रवाहित होती है दोस्तों वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था निषेचन के बाद युग्मनज अनेक बार विभाजित होकर बीजांड के भीतर कौन सी संरचना बनाता है। तो आपको पता है दोस्तों कि सबसे पहले तो निषेचन होता है, निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज ही बाद में भ्रूण का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि सही तरीके से ना किए जाने पर परिवार नियोजन की शल्य विधियाँ जोखिम भरी क्यों होती हैं, जोखिम भरी क्यों हो सकती हैं, ये आपसे पूछा है। तो वे जटिल या संक्रमण का कारण बन सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगर आप सही से जो है चिकित्सा नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, संक्रमण फैलेगा, संक्रमण फैलेगा तो बीमारियां बढ़ेंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है जब किसी छड़ चुंबक के पास कंपास की सुई लाई जाती है तो वह विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो क्यों हो जाती है दोस्तों, क्योंकि कंपास की सुई एक छोटी छड़ चुंबक होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि पतले लेंस की स्थिति में वक्रता केंद्र प्राय प्रकाशिक केंद्र के सापेक्ष किस प्रकार स्थित होते हैं। यानी दोस्तों पतले लेंस की स्थिति में मान लीजिए कोई आपके पास पतला लेंस है तो वहाँ पर वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र के सापेक्ष किस प्रकार स्थित होते हैं, ये आपसे पूछा है। तो हमेशा आपको याद रखना है प्रकाशिक केंद्र से दूरस्थ स्थित होते हैं वक्रता केंद्र। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है। तो उन्हें कहते हैं दोस्तों हम कवक तंतु। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि हाइड्रा में कल का विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह दोस्तों एक कोश का विभाजन होता है जो एक स्थल पर होता है। तो ऑप्शन नंबर 203 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो पौधों में जब लैंगिक जनन होता है दोस्तों तो अंतिम उत्पाद जो बनता है वो बनता है बीज। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो संतुलित करना आपको आना चाहिए, और अगर आपको इस टॉपिक में रासायनिक समीकरण अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे बता दें कमेंट में, ताकि दोस्तों एक अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकूं। अगर आपको नोट्स जो मैंने आपके लिए कराए हैं अगर वो आपको समझ में नहीं आए हैं, उसमें कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उस टॉपिक को दोबारा से अच्छी तरह से समझाने की मैं आपके लिए कोशिश करूँगा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों 2H2 + O2 यानी 2H2O। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये देखिए पहले तो H2O + O2, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन के 3 अणु हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन 2 अणु ये रहे, एक ये रहा, तो 3 हो गए, यहाँ पर 2 हैं तो ये नहीं है। H2O2 तो हाइड्रोजन के भी 2, ऑक्सीजन के भी 2, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अगला है H2 + 2O2, तो यहाँ पर 4 होने चाहिए ऑक्सीजन के, यहाँ पर 2 ही हैं, और हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए, यहाँ पर 4 हैं, तो ये भी गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है तो प्रत्येक सोडियम परमाणु क्या करता है। तो वह एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि पौधों में बीजाणु बनना प्रजनन की एक विधि है जिसमें बीजाणु का उत्पादन होता है। बीजाणु बनने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों, बीजाणु जो है फर्न और मॉस जैसे गैर फूल वाले पौधों द्वारा निर्मित होते हैं, और वे नए पौधे विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि वंशागति के नियमों को बनाने में किन 2 विषयों के ज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तो वंशानुगति के नियम में सबसे इम्पोर्टेंट जो विषय हैं वो हैं दोस्तों आपके गणित और विज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक चालक के प्रतिरोध को अनुक्रमानुपाती रूप से प्रभावित करता है। तो यह करता है दोस्तों लंबाई। प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको पता होगा, R बराबर प्रतिरोधकता इंटू L वाई क्या दोस्तों, L स्क्वायर। सॉरी दोस्तों R स्क्वायर आएगा यहाँ पर, R स्क्वायर या फिर दोस्तों A यानी एरिया। तो चालक को प्रभावित कौन करेगा, लंबाई। अगर यहाँ पर एरिया होता तो एरिया करते हम, यहाँ पर लंबाई दिया है तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे दोस्तों जो है प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदासीन विलयन के पीएच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उदासीन विलयन होता है वो उसका जो पीएच होता है वो होता है 7 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन होता है। तो ये होता है दोस्तों CaOH का होल ट्वाइज प्लस Cl2 की जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारे पास बनता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 प्लस में जल। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और ये फार्मूला आपको याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का डायरेक्टली फार्मूला पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है CaOCl2 ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है दोस्तों, CaOH का होल ट्वाइज। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करता है। संयोजन अभिक्रिया यानी दोस्तों संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो तत्व मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मामले में विकासशील भ्रूण अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है। तो ये होता है दोस्तों अपरा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि अभिक्रिया MnO2 प्लस 4HCl की जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारे पास जो है बनकर आता है अमोनियम क्लोराइड यानी MnCl2 प्लस H2O और क्लोरीन गैस। तो यह किस का अपचयन हो रहा है यहाँ पर, ये आपको बताना है। यहाँ पर हो रहा है दोस्तों मैग्नीज का। ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका 3 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है। तो वो होता है दोस्तों नर युग्मक। क्यों दोस्तों, हमेशा जो नर युग्मक जो होता है, परागकण जो होते हैं वही हमेशा ट्रांसफ़र होते हैं मादा के पास। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो कि धारा के प्रवाह का विरोध करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा और प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा कम होगी। तो हमेशा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन श्रृंखला के प्रथम सदस्य का सही सूत्र है। तो ये आपको श्रेणी याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डॉक। यही से प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपसे पूछा एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य जो होता है दोस्तों वो होता है C2H4। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है। तो वर्तिकाग्र क्या होता है दोस्तों, यह परागकणों का अवतरण स्थल होता है, ठीक है। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये कोई इस प्रकार नहीं दोस्तों, ये कोई अंडाणु है तो ये होता है वर्तिकाग्र, ये होती है वर्तिका। तो जब परागकण जो होते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ ये कोई कली है यानी
पुंकेश्वर है जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर एक एंथर होता है। तो यहाँ पर जो होते हैं परागकण होते हैं इसमें, और ये परागकण क्या है दोस्तों, यहाँ से जब इधर जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, वर्तिका जो है इन्हें अवतरण करता है, अपने पास रखने का कार्य करता है, यानी यहाँ पर ये चिपक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं प्राय डैश में होती हैं, तो जलीय विलयन में होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्युत उपकरण द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति को प्रभावित नहीं करता। तो कौन नहीं करता विद्युत शक्ति को प्रभावित, उपकरण की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, अब आपके आ गए हैं दोस्तों कुछ जीके के प्रश्न जो पूछे गए थे, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। बजाज ऑटो लिमिटेड ये निजी कंपनी है, टाटा भी, डाबर भी, लेकिन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है दोस्तों ये एक निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, ये आपकी है दोस्तों इंडियन कंपनी है, भारत सरकार द्वारा स्थापना इसकी की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि सांची का महान स्तूप किस धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये है दोस्तों बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था 1921 का मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था, यानी कहाँ पर ये हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों केरल में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि लोकसभा सदन का नेता निम्नलिखित में से कौन होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है, लोकसभा सदन का जो नेता होता है वो होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि शेर शाह का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो यह है दोस्तों सासाराम। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि भारत की निम्नलिखित पर्वतमालाओं का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम क्या है। और ये आपकी पर्वतमाला है, जैसे विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अजंता पर्वतमाला और सतपुड़ा। तो उनका क्रम आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण जाते समय कौन सी पहले पड़ती है, कौन सी बाद में पड़ती है। तो आपको याद रखना है, पहले पड़ती है आपकी अरावली, फिर आती है विंध्य पर्वतमाला, फिर आती है आपकी सतपुड़ा, फिर उसके बाद आती है अजंता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 84 से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 84 में क्या दिया गया है ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर दी गई है दोस्तों संसद की अर्हताएं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का और यहाँ आपसे पूछा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से डैश को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्ति नागरिकता के पात्र हैं। तो किससे पहले दोस्तों, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी या बांग्लादेश से हिंदू आए हों या सिख आए हों या बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई कोई भी आया हो, अगर वो इस डेट से पहले आया हो तो भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्ति जो होते हैं दोस्तों वो नागरिकता के पात्र माने जाएंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार। तो आंसर होगा इसका दोस्तों 31 दिसंबर 2014। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे दोस्तों आरआरबी जेईई से रिलेटेड और हमारा टॉपिक था दोस्तों थर्ड शिफ्ट का 16 दिसंबर 2024 का। तो सारे प्रश्न जो पूछे गए थे वो मैंने आपके लिए बता दिए हैं दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जो स्टूडेंट अभी तक हमारे तांडव सीरीज से नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें और हमारी सीरीज से जुड़ें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।